प्रतापगढ़ के YouTube चैनल पर प्रशिक्षुओं का स्वागत है। हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या आगामी वर्षों में जिनके आने की संभावना है उन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं या इनके जितने भी विकल्प होते हैं वे स्वयं में एक एक प्रश्न बन जाते हैं। और इसीलिए एक प्रश्न केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, बल्कि एक प्रश्न का डिस्कशन करने से 5 क्वेश्चंस, 4 इनके विकल्प पर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो 4 क्वेश्चन तैयार होता है और एक स्वयं एक प्रश्न होता है। तो एक प्रश्न के डिस्कशन से 5 प्रश्न का डिस्कशन हो जाता है, हम लोगों की एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो विकल्प ए है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी है नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प सी है हीलियम और विकल्प डी है मीथेन। तो आप देखिए जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हरित गृह प्रभाव के लिए 55% रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए 20% रिस्पॉन्सिबल है, CFCs 18% रिस्पॉन्सिबल है एंड डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 5% रिस्पॉन्सिबल है और क्षोभ मंडलीय ओजोन मात्र 2% रिस्पॉन्सिबल है। इस आधार पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह गैस है, मीथेन हरित गृह गैस है, जबकि हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक इनर्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? विकल्प ए है जूल, विकल्प बी है डेसिबल, विकल्प सी है न्यूटन और विकल्प डी है नैनो इकाई। तो इसमें देखिए जूल तो कार्य ऊर्जा की इकाई है, डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई है, न्यूटन जबकि बल की इकाई है और नैनो लंबाई के मेज़रमेंट के लिए प्रयोग होता है। नैनो मीन्स होता है 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका सही उत्तर है बी डेसिबल। डेसिबल जो ध्वनि के मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह शब्द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम में जो बेल लगा है उससे लिया गया है कि ध्वनि के मापन की इकाई बेल और बेल का डेसिबल, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर आप पढ़ते हैं, ऐसे डेसिबल के आगे बेल हो जाता है। तो बेल से बेल का दशवांश डेसिबल लिया गया है। सही आंसर इसका डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए विकल्प ए है ताप्ती, विकल्प बी सुवर्ण रेखा, विकल्प सी नर्मदा और विकल्प डी सिंधु है। तो ताप्ती नर्मदा के दक्षिण में स्थित भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में विलीन होती है और सिंधु भी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। इसमें विकल्प बी स्वर्ण रेखा, यह ब्रह्मपुत्र की सहायिका है और दाहिनी ओर से आकर के ब्रह्मपुत्र में विलीन होती है और ब्रह्मपुत्र का जल, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में पद्मा जो गंगा का ही एक रूप है, पद्मा में विलीन हो जाती है और ये संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में बंगाल की खाड़ी में तो नदी सीधे सीधे सुवर्ण रेखा नहीं गिरती, बल्कि इसका जल ब्रह्मपुत्र और पद्मा के से होता हुआ, मेघना से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर बी है स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर
4 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? विकल्प इसमें ए है लैपेज, बी है यू आकार की घाटी, सी है वी आकार की घाटी और डी है जल प्रपात। तो इसका सही आंसर है यू आकार की घाटी। हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है, जबकि बहते हुए जल या नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो इसमें जो वी आकार की घाटी है यह नदी या बहते हुए जल की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित घाटी है। जल प्रपात भी नदी की विभेदी अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। और लैपेज एक कार्स्ट टोपोग्राफी है, अर्थात भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है लैपेज। और नेक्स्ट इसमें है यू आकार की घाटी, यह सही उत्तर हुआ। यह हिमानी की अपर्दन क्रिया द्वारा ही निर्मित एक स्थलाकृति है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। हिमानियों की घाटियाँ यू आकार की घाटियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन मफलर संबंधित है ए मृदा प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से और डी है जल प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर है सी ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर क्या होता है कि सड़कों के दोनों ओर जो विशालकाय हरे भरे वृक्ष लगाए जाते हैं, तो ये वृक्ष क्या करते हैं, ये ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। जिसमें प्रमुख वृक्ष होते हैं जैसे नीम है, सीता, अशोक है। इन वृक्षों का ध्वनि प्रदूषण को ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की काफ़ी क्षमता होती है। ये 10 से लेकर 15 डेसिबल तक की ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। इसी कारण इनको ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम कानों पर मफलर बांध लें तो हमको कम सुनाई देगा। इसी तरह से किसी सड़क के दोनों ओर अगर हरे भरे वृक्ष लगे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं। और इस प्रकार ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? विकल्प ए है महोगनी, विकल्प बी है कैक्टस, विकल्प सी है फर और विकल्प डी है चंदन। तो इसमें देखिए विकल्प, इसका सही आंसर है बी कैक्टस। कैक्टस हिंदी में नागफनी कहते हैं। यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है। इसमें वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां कांटों में परिणित हो जाती हैं। और जो हम पत्तियों जैसा चौड़ा चौड़ा जो देखते हैं कि पत्तियां हैं और उसके ऊपर कांटे निकले हुए हैं, तो कांटे इसमें पत्तियों के मॉडिफाइड रूप होते हैं। और जो पत्तियों सदृश आकृति दिखाई देती है वे कैक्टस के तनों के रूपांतरित रूप होते हैं। इस प्रकार कैक्टस या नागफनी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है। इसमें यही सही आंसर है। विकल्प ए है महोगनी, तो महोगनी, रोजवुड, इबोनी, आबनूस यह सब विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश या सदाबहार वर्षा वन की वनस्पतियां होती हैं। विकल्प सी है फर, फर कोड़धारी वनों के वृक्ष होते हैं। और विकल्प डी है चंदन, चंदन पतझड़ वन के वृक्षों में पतझड़ वन का एक वृक्ष होता है चंदन। और पतझड़ वन की सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी चंदन की लकड़ी होती है। वैसे विश्व में सबसे महंगी लकड़ी ब्लैक वुड होती है जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाई जाती है। और विश्व की दूसरी सबसे महंगी लकड़ी चंदन है जो पतझड़ वन डेसिडुअस फॉरेस्ट का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जैसे हम देख रहे हैं प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया है। कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर जो IRS या इनसैट सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं
तो ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं और मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पर यह है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इस विकल्प ए है वरुण, विकल्प बी है बुध, विकल्प सी है शनि, विकल्प डी है शुक्र। इसका सही आंसर है शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है टाइटन है। टाइटन का व्यास लगभग 5150 किलोमीटर होता है और यह इस पर और भी प्रश्न बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसका आंसर तो हो गया शनि। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, इसका आंसर है शनि। शनि पर और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है, तो शनि का घनत्व जल से भी कम होता है और इसी कारण इन उपर्युक्त अगर विकल्प दिए गए हैं कि इनमें से या कोई भी जो ग्रह हैं उनमें से अगर ये जो ग्रहों की सूची दी गई है उसमें अगर दे दिया कौन सी ग्रह पानी पर तैर सकता है तो आंसर होगा शनि। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो वर्तमान समय में बृहस्पति से भी ज़्यादा उपग्रहों की संख्या शनि ग्रह के पास है। तो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह शनि है, 82 है इसके उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? विकल्प ए है कपास, विकल्प बी है जट्रोफा, विकल्प सी है गन्ना और विकल्प डी है आलू। तो इसका सही आंसर है बी जट्रोफा। जट्रोफा जो होता है यह बायोडीजल का एक फसल है, बायोडीजल की एक फसल है। बायोडीजल क्या होता है? डीजल प्लस नॉन एडिबल ऑयल इज नोन एज बायोडीजल। डीजल में जब अखाद्य तेल मिला दिया जाता है तो जो बनता है उसे बायोडीजल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बायोडीजल में सल्फर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कम, सल्फर पॉल्यूटेंट की मात्रा कम हो जाती है और सामान्य डीजल की अपेक्षा यह कम प्रदूषक युक्त होता है, कम प्रदूषण युक्त होता है। बायोडीजल सामान्य डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषण वाला होता है और इससे जो व्हीकल्स का माइलेज होता है वह भी बढ़ जाता है बायोडीजल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प ए है 1982, विकल्प बी है 1986, विकल्प सी है 1992, विकल्प डी है 1996। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में पारित हुआ था। वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसका सही आंसर बी है। अन्य भी प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1980। इसी तरह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1972। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल संरक्षण अधिनियम या जल के लिए प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1981। इस तरह से ये प्रश्न पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण है ए हिमनदों में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और डी वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है?
इसमें दिया गया विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि यही सही आंसर है। भूमंडलीय तापन, वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है वायुमंडल में हरित गृह गैसों की मात्रा में वृद्धि। हरित गृह गैसों का ब्लैंकेटिंग इफेक्ट होता है, अर्थात जब हरित गृह गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो इससे सूर्य से आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण तो धरातल तक आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन पृथ्वी की सतह द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती। ऐसे वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती जिनमें ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता होती है। इसी कारण वह स्थान, धरातल के वे स्थान विशेष जहाँ पर हरितगृह गैसों की अधिकता होती है, वहाँ का तापमान अन्य स्थानों के तापमान से ऊंचा हो जाता है। यह स्थिति हरितगृह प्रभाव कहलाती है। तो हरितगृह प्रभाव के कारण भूमंडलीय तापन होता है। और भूमंडलीय तापन का दूसरा बड़ा कारण है ओजोन परत क्षरण। ओजोन छिद्र या ओजोन परत क्षरण के कारण परावैंगनी विकिरणों की आवश्यकता से अधिक मात्रा धरातल तक पहुँचती है, जिससे या सामान्य से अधिक मात्रा, परावैंगनी विकिरणों की सामान्य से अधिक मात्रा धरातल तक पहुंचती है, जिससे धरातल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो संपूर्ण धरातल तथा इसके संस्पर्श की वायुमंडल की औसत तापमान में वृद्धि की परिघटना भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो बी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। इसमें जो पहला विकल्प ए दिया है हिमनदों में वृद्धि, यह तो भूमंडलीय हिमनदों में वृद्धि, यह भूमंडलीय तापन से नहीं होगा बल्कि भूमंडलीय शीतलन से हिमनदों में वृद्धि होगी। सी है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कमी होती है तो भूमंडलीय तापन नहीं होगा, भूमंडलीय शीतलन होगा। वनों में भी जब वृद्धि होगी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी और इससे भी भूमंडलीय तापन में निजात मिलेगा। तो इसका सही आंसर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होता है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम, विकल्प बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम, विकल्प सी है शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम और विकल्प डी है सवाना वायोम। इसका सही आंसर है बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम या विषुवत रेखीय वन वायोम या आर्द्र सदाबहार वन या केवल वर्षा वन भी इन्हें कहते हैं। रेनी फॉरेस्ट या एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या इनको ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। इसी उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वर्षा वन है, इसी में अमेजन बेसिन आता है, इसी क्षेत्र में अफ्रीका का कांगो बेसिन आता है और इसी क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अमेजन बेसिन आता है। इन बेसिन या इन नदी घाटी क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता अर्थात महाद्वीपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन बेसिन के जो वर्जिन फॉरेस्ट होते हैं वे विश्व के जो स्थल भाग हैं, महाद्वीप हैं, उनके सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। वैसे पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती है, जो अमेजन बेसिन से भी अधिक होती है और कांगो बेसिन से भी ज़्यादा होती है। महासागरों में जैव विविधता महाद्वीपों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, वह उष्णकटिबंधीय सागरों में होती है। तो इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? विकल्प ए है लाल मृदा, विकल्प बी है काली मृदा, विकल्प सी है जलोढ़ मृदा और विकल्प डी है लैटेराइट मृदा। इसका सही आंसर है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। लावा के
लावा के निक्षेप से, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से उत्सर्जित लावा के निक्षेप से जो बैसाल्ट चट्टानें निर्मित होती हैं, इन बैसाल्ट चट्टानों में आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और सिलिकेट मिनरल्स की मात्रा कम होती है। इसी कारण बैसाल्ट चट्टानों का रंग डार्क होता है। इनको मैफिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं या बेसिक इग्नियस रॉक्स होती हैं। तो बेसिक या मैफिक या बैसाल्टिक इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उनका रंग काला होता है और इन चट्टानों के टूट फूट से जो सॉइल बनती है उसमें भी आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसी कारण इन चट्टानों से निर्मित मृदाएं भी काले रंग की होती हैं। अर्थात बैसाल्ट चट्टानों या लावा के निक्षेप से निर्मित बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से जो मृदा निर्मित होती है उसे काली मृदा कहते हैं। काली मृदा पर और कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस मृदा में स्वयं जोतने की क्षमता पाई जाती है, सेल्फ प्लाविंग कैपेसिटी किस मृदा में पाई जाती है, तो काली मृदा, क्योंकि काली मृदा के कण बारीक होते हैं और सिंचाई करने पर यह मृदा लिजलिजी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारों के पड़ने से मृदा की प्राकृतिक केशनलियाँ टूट जाती हैं और ठीक वही काम होता है जो किसान खेतों की जुताई करके करता है। किसान खेतों की जुताई करके भी मृदा में क्या करता है, प्राकृतिक केशनलियों को तोड़ देता है, जिससे नीचे की नमी ऊपर आकर वाष्पित नहीं हो पाती है। इस पर और कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस मृदा में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। अगर यही 4 विकल्प दिया है और पूछा गया है कि किस मृदा में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो उसका भी सही आंसर काली मृदा है। और कई तरह से प्रश्न आते हैं, लैटराइट मृदा कैसे क्षेत्रों में निर्मित होती है। लैटराइट मृदा ऐसे क्षेत्रों में निर्मित होती है जहां वर्ष भर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, अर्थात विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेशों में। जैसे हमारे यहाँ भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों के सारे लैटराइट सॉइल मिलती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लैटराइट सॉइल मिलेगी और लक्षद्वीप पर लैटराइट सॉइल मिलती है। लैटराइजेशन या लीचिंग के प्रोसेस से इस मृदा का निर्माण होता है। शेष और जो लाल मृदा, काली जलोढ़ मृदा है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। ये और भी प्रश्न जब आएंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो वायुमंडल में वह परत जिसमें ओजोन की अधिकता होगी वही परावैगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, क्योंकि जो ओजोन गैस है वह परावैगनी विकिरणों को धरातल पर आने से रोकती है। इसमें होता क्या है कि परावैगनी विकिरणों का उष्मीयमान या ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसी कारण इनकी आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, क्योंकि E = h न्यू यहाँ पर आवृत्ति और h क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एनर्जी ज़्यादा तो आवृत्ति ज़्यादा। दूसरा, जिन तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होती है उनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और क्योंकि न्यू = 1/λ होता है। तो इस आधार पर परावैगनी विकिरणों का तरंगदैर्घ्य कम होता है और इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो ऐसे किरणों को तो वायुमंडल में छननी करना, फिल्टर करना आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि परावैगनी विकिरणें जब ओजोन गैस से टकराती हैं, O3 से टकराती हैं, तो उसको O2+O में ऑक्सीजन के अणु और परमाणु में ब्रेक कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, परावैगनी विकिरणों की ऊर्जा इस प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में समाप्त हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, अधिकांश परावैगनी किरणों के जो फोटॉन्स होते हैं वे ओजोन को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अणु और ऑक्सीजन के परमाणु में ब्रेक करने में ही यूटिलाइज्ड हो जाते हैं और धरातल पर उनकी कम मात्रा पहुंचती है। इसी कारण वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन की मात्रा ज़्यादा होती है वही परत परावैगनी विकिरणों को धरातल पर आने से रोकती है। और आप जानते हैं कि समताप मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन पाया जाता है। पूरे वायुमंडल में जितना भी ओजोन पाया जाता है उसका मोर देन 90% समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में, उसका
4% क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में और उसका 6% मध्य मंडल के निचले भागों में पाया जाता है। तो और वह भी ओजोन की जो सबसे सघनतम परत होती है 15 से 35 किलोमीटर। कोई और एग्जैक्ट पूछता है तो 20 से 25 किलोमीटर आप बता सकते हैं कि ऊंचाई पर वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। और एग्जैक्ट बताना होगा तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, एकदम एग्जैक्ट बताना है तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सघनतम परत होती है। और ओजोन गैस के प्रभाव से जो परावैंगनी विकिरणें हैं वो धरातल पर कम पहुंच पाती हैं। इसका सही आंसर होगा समताप मंडल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? विकल्प ए है जापान, विकल्प बी है भारत, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी है अमेरिका। अब देखिए, क्रिसमस का त्यौहार तो 25 दिसंबर 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। चाहे वह कोई भी देश हो, विश्व के हर देश में क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब क्या है इसमें, जापान, भारत और अमेरिका। विकल्प ए, बी और डी, विकल्प ए जापान, बी भारत और डी अमेरिका, ये 3 देश तो उत्तरी गोलार्ध में है, जहाँ पर 25 दिसंबर या दिसंबर के महीने में जहाँ पर शीत ऋतु होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और उस समय यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया, दिए गए विकल्पों में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 25 दिसंबर के समय अर्थात क्रिसमस के त्यौहार के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। स्पष्ट है कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है।